नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताज़ा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते सोशल साइट्स की। इन दिनों सोशल साइट्स के अलग अलग माध्यमों में एक झगड़ा बेहद चर्चा का विषय बना हुआ है। इन सोशल साइट्स पर मोदी बनाम आडवाणी को लेकर न केवल नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं, बल्कि इस मुद्दे पर आम लोगों की मसालेदार प्रतिक्रिया भी मिल रही है। दिल की बातें जो खुलकर सामने नहीं आ पाती थी, वो भी आप ट्विटर और फेसबुक जैसी सोशल साइट्स पर आम हो चली है। अब कहने वाले कहने लगे भाजपा का ये बड़ा झगड़ा अब सोशल हो चुका है। इस सोशल झगड़े पर आ रही लाइक और कमेंट्स को देखकर एक गाना याद आ गया है, दिल जो ना कह सका वही राज दिल कहने की रात आ गई। इन दिनों सोशल साइट्स ट्विटर हो या फिर फेसबुक बीजेपी के भीतर चल रहे अंदरूनी झगड़े पर चर्चा करने का एक बड़ा केंद्र बनकर उभर आया है। पहले गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम पूरे देश में एक साथ नमो नमो के जाप के रूप में जमकर उछाला गया। माहौल बना और कार्य समिति में नमो नमो ही गूंजता रहा। तब भी इन सोशल साइट्स का उपयोग और जमकर किया गया, लेकिन जैसे ही मोदी वर्सेस आडवाणी का खेल शुरू हुआ, पूरा सोशल मीडिया चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनकर उभर आया। पहले मोदी चुनाव अभियान समिति के चेयरमैन बने, दूसरे दिन आडवाणी का 3 पदों से इस्तीफा आ गया। दोनों ही घटनाक्रम पर रात होते होते बड़ी बड़ी प्रतिक्रियाएं आ गई। अभी इन प्रतिक्रियाओं पर प्रतिक्रियाएं आ रही है। आम लोग बीजेपी के इस प्रमुख झगड़े पर खुला कमेंट्स कर रहे हैं। कांग्रेस भी इस बहती गंगा में सोशल साइट्स का उपयोग कर हाथ पैर ही नहीं धो रही, बल्कि डुबकियों पर डुबकियां लगाती दिखाई दे रही है। आडवाणी पर कटाक्ष किए जा रहे हैं, तो कांग्रेसी मित्र बीजेपी पर आडवाणी की आड़ लेकर टिप्पणियां लिख रहे हैं। फिलहाल जितना माहौल इस एक बड़े झगड़े को लेकर पूरे देश में है, उससे कहीं ज्यादा माहौल सोशल साइट्स पर देखा जा रहा है। अजब गजब प्रतिक्रियाएं आ रही है। मोदी की आर्मी उनसे पूछकर तो कुछ करने वाली है नहीं, ऐसे में ऐसे ही बैठे रहने में मजा क्या है। सोशल साइट्स पर लोग बढ़ चढ़ कर टिप्पणियां करने में कुछ ज्यादा मशगूल है। यही कारण है कि पार्टी के इस एक झगड़े ने अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना ली है। अब जितनी चर्चा गांव से लेकर शहर के गलियारों में इस बड़े झगड़े को लेकर की जा रही है, उससे कई गुना चर्चा सफेद डायरी वाले महानुभाव चलती कारों में, कैबिनों और घरों की चारदीवारी में बैठे बैठे कर रहे हैं। बीजेपी के पीएम इन वेटिंग अब पीएम इन वेटिंग नहीं रहे, लेकिन कांग्रेस के छुट भैया है कि इसमें भी राजनीतिक रोटी सेकने से बाज नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस के बड़े नेता अभी भी बीजेपी में आए भूचाल पर मौनी है, लेकिन शहर के 3 छुट भैयों ने फिर एक पोस्टर लगाकर मीडिया के कैमरों पर जमकर स्टंट किया और चर्चा का विषय बन गए। कांग्रेस के छुट भैया नेताओं की एक तिकड़ी शहर में सदैव सक्रिय रहती है। ये तिकड़ी है विवेक खंडेलवाल, गिरीश जोशी और सन्नी पठारे की। तीनों ही नेताओं को यूं कहें कि आधी रोटी में दाल लेना कुछ ज्यादा ही भाता है। ऐसा नहीं कि तीनों ने पहली बार कोई विरोध प्रदर्शन कर बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने का काम किया हो। ये नेता बगैर मुद्दे के भी एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट कर खुद पब्लिसिटी पा जाते हैं। बीजेपी के 3 महत्वपूर्ण पदों से पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने इस्तीफा दिया और अगले दिन तीनों छुट भैयों की तिकड़ी आडवाणी के पक्ष में आ गई। ये तीनों मिलकर आम लोगों को ये बताने की कोशिश में जुट गए कि देखो कैसे बीजेपी ने आडवाणी को ही दूध में गिरी मक्खी की तरह निकाल दिया। आधी नींद में दिए गए बयान में अधूरा सच था। पूरा ज्ञान तो नेताओं को था नहीं, सो वो आधा अधूरा ही बांट गए। पूरा प्रदर्शन एक बैनर पोस्टर के इर्द गिर्द था। इधर आडवाणी की आंखों से खून के आंसू गिराए जा रहे थे, जबकि पोस्टर पर एक पंच मारा गया था जिस पर लिखा था, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले हम। अब बताइए आडवाणी से इस तिकड़ी का क्या लेना देना। लेकिन इन कांग्रेसियों ने अपनी दुकान चमका ली। पूरा मामला ऐसा फिक्सिंग से लबरेज कहा जाता है कि बैनर टंगा नहीं कि नगर निगम के उपायुक्त महेंद्र सिंह अर्थात सिंघम भी आ गए, जैसे कि विवेक ने ये कह रखा हो कि साहब आ जाना, भाई की थोड़ी झांकी जम जाएगी। सिंघम भी अमले के साथ पहुंचे और पता नहीं क्यों उनका अमला विवेक को बार बार खींचता रहा, जैसे वो कोई चलता फिरता होर्डिंग हो। निगम ने बैनर जब्त किया और अब विवेक फिर इसे लगाने पर आमादा है। वैसे अब विवेक को उतना खर्च नहीं, इसीलिए वो ऐसा कर भी सकते हैं, लेकिन अब सिंघम फिर समय पर पहुंचे तो समझ लेना यहाँ भी श्री संत है। अब तक आपने संभागायुक्त, कलेक्टर, आईजी, डीआईजी और निगमायुक्त सहित अन्य विभाग प्रमुखों की जन सुनवाई तो सुनी होगी, लेकिन इंदौर कलेक्टर कार्यालय के जन सुनवाई कक्ष में ही क्या किसी कांग्रेसी नेता की जन सुनवाई भी सुनी है? नहीं ना, तो सुनो और देखो भी। इंदौर कलेक्टर कार्यालय के जन सुनवाई कक्ष में ही कैसे कांग्रेसी नेता जीतू पटवारी ने
पूरे जोश भरे अंदाज में जन सुनवाई कर डाली। यही नहीं, पटवारी जन सुनवाई कक्ष में बैठ गरीबों को शिवराज सरकार के साथ साथ जिलाधीश आकाश त्रिपाठी के खिलाफ भी भड़काते रहे, जबकि इस जन सुनवाई कक्ष में मौजूद अफसर केवल पटवारी के पीछ लग्गू ही बने रहे। अब पटवारी की धमाकेदार जन सुनवाई की जानकारी लगते ही पटवारी विरोधी कहे जाने वाले जीतू जिराती जिलाधीश से ये पूछ बैठे हैं, क्या ये सही है? पटवारी की जन सुनवाई, जी हाँ, ये बात सुनने में थोड़ी अजीब जरूर लग रही है, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच है। राव के कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने कलेक्टर कार्यालय के जन सुनवाई कक्ष में खुद ही कर डाली जन सुनवाई। इसे सरकारी कार्यालय का बेजा इस्तेमाल भी कहा जा रहा है। पटवारी आए तो थे भावनानगर के आम लोगों यानी खुद के वोट बैंक की मूलभूत समस्याओं का निपटारा करवाने के लिए, लेकिन जैसे ही उन्होंने ये देखा कि कलेक्टर आकाश त्रिपाठी जन सुनवाई में मौजूद नहीं है, तो वो खुद ही जन सुनवाई कक्ष में एक कोने में बैठकर जन सुनवाई करने लगे। पटवारी ने बाकायदा इस दौरान लोगों से आवेदन लिए, उनकी समस्याएं सुनी और अपनी ओर से जन सुनवाई के बाद ये कहते सुने गए कि शिवराज सरकार ने कसम खा रखी है कि वो और कलेक्टर आकाश त्रिपाठी आपके गरीबी रेखा के राशन कार्ड नहीं बनवाएंगे। आपके राशन कार्ड तो बनेंगे, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनने के बाद। पटवारी खुले तौर पर जन सुनवाई कक्ष में ही गरीबों को सरकार के खिलाफ भड़काते रहे, लेकिन किसी अफसर ने इन्हें यहाँ राजनीतिक मजमा लगाने से नहीं रोका। इस दौरान गरीब भी राजनीति का शिकार हो गए। गरीबों को लगा था कि कोई नेता आया है और वो उसकी मदद कर सकता है, जबकि नेता ने उल्टा पाठ ही पढ़ा दिया। अब जब से कलेक्टर के जन सुनवाई कक्ष में पटवारी ने जन सुनवाई कर ली, तभी से कलेक्टर कार्यालय के गलियारों के साथ साथ राव के गलियारों में भी पटवारी की जन सुनवाई की चर्चा है। जिस समय पटवारी ने विपक्ष में होने के बाद भी जिद्दारी दिखाते हुए सरकारी सभा कक्ष में बैठ जन सुनवाई की है, तभी से सत्तासीन विधायक जीतू जिराती हैरान है। जिराती को जैसे ही पटवारी की जन सुनवाई की जानकारी लगी, वैसे ही उन्होंने कुछ सोच समझकर कलेक्टर आकाश त्रिपाठी से ये पूछ लिया, क्या ऐसा हुआ है? साहब ने भी फिलहाल मामले को हल्के में लेते हुए विधायक को समझा लिया, लेकिन अब जिराती ये कह रहे हैं कि वो मौका मिलते ही इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को देंगे और दो टूक शब्दों में पूछेंगे कि क्या कोई नेता कलेक्टर कार्यालय की जन सुनवाई में बैठकर लोगों की समस्याएं सुनने और प्रदेश सरकार के खिलाफ मुंह खोलने की पात्रता रखता है। यदि हाँ तो ठीक, और नहीं तो फिर ये पूछेंगे कि पटवारी की जन सुनवाई इंदौर कलेक्टर कार्यालय में कैसे लगी, बताओ। बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला महाराजा छत्रसाल की जयंती के मौके पर छत्रसाल प्रतिमा पर माल्यार्पण करने तो पहुंचे, लेकिन मंच साझा किए बगैर ही लौट आए। अब दादा की इस बेरुखी की चर्चाएं समूचे राजपूतों में हो रही है। कहा जा रहा है कि दादा ने आखिर ऐसा क्यों किया? आए थे तो कम से कम 2 मिनट तो हमें भी दे जाते। राजपूत समाज का राजनीति में जबरदस्त ओहरा है। बीजेपी हो या कांग्रेस से जुड़े राजपूत जब जब मंच सजाते हैं, तब तब दिग्गज राजपूत मंचासीन दिखाई देते हैं। एक तरह से कहें तो राजनीति में राजपूतों का बोलबाला है, लेकिन फिर भी राजपूत समाज के नेताओं में अतिथि भाव आज भी देखा जाता है। ये बात उस समय जग जाहिर हुई जब महाराजा छत्रसाल की जयंती के मौके पर बॉम्बे अस्पताल चौराहा स्थित प्रतिमा स्थल पर मंच सजा। सारे राजपूत एक एक कर प्रतिमा स्थल पहुँचे। परंपरा के मुताबिक नगर के मेयर कृष्णमुरारी मोघे भी छत्रसाल प्रतिमा पहुँचे और माल्यार्पण किया, साथ ही मंच पर विराजित हो गए। लेकिन जैसे ही छत्रसाल प्रतिमा पर क्षेत्रीय विधायक रमेश मेंदोला पहुंचे, आयोजकों में कुछ हलचल मच गई। आयोजक मेंदोला को देख बाकायदा उन्हें उनकी गाड़ी तक लेने भी गए, लेकिन मेंदोला ने पहले माल्यार्पण किया और फिर मंच साझा किए बगैर ही वहां से चले गए। मेंदोला के इस रुख को देख राजपूत समाज ये सोचने पर विवश हो गया कि आखिर मेंदोला को किससे एलर्जी थी, वो मंच पर नहीं आए। आयोजकों ने ये कहा कि वो आयोजन में अतिथि थे, उनका नाम अतिथि बतौर आमंत्रण कार्ड पर भी छपा था, फिर भी मेंदोला ने मंच साझा नहीं किया। मतलब कोई तो मंच पर ऐसा था जिसके साथ मेंदोला मंच पर नहीं बैठना चाह रहे थे। अब वो कौन था और दादा ने मंच क्यों नहीं साझा किया, इसकी चर्चा पूरे 2 नंबरी राजपूत करने में जुट गए हैं। पता कर रहे हैं दादा ने आखिर ऐसा क्यों किया। और अंत में बात करते हैं निरंजनपुर से राजीव गांधी। निरंजनपुर से राजीव गांधी, ये लिखा आपने कहीं तो पढ़ा होगा, जरा याद करो, नहीं याद आ रहा है? ये लिखा इन दिनों आई बसों पर खूब चमक रहा है, लेकिन अब शहर के चर्चावीरों की पैनी नजर इस लिखे पर भी पड़ गई है। एक सज्जन ने तो अपनी विभागी का परिचय देते हुए मामले को नए नवेले प्रदेश प्रवक्ता बने वकील साहब से पूछ लिया। निरंजनपुर से राजीव गांधी का क्या मतलब? अब नेताजी सिर खुजा रहे हैं।
कह रहे हैं कि बात तो सही है, आई बस पर लिखा स्पष्ट होना चाहिए। कांग्रेस अपने नेताओं के नामों को लेकर कितनी संजीदा है, इस बात का पता इसी बात से लगता है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के नाम का आई बस पर ही सीधा सीधा मखौल उड़ाया जा रहा है और कांग्रेस है कि मौन है। इस लिखे को रास्ते चलता कोई भी हिंदी का जानकार पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी का अपमान ही कहेगा, लेकिन कांग्रेस के पास ना तो इतना वक्त है कि वो लिखे के मायने को समझ सके और ना ही समझा सके। लेकिन अब इसी मामले को एक सज्जन ने कांग्रेस के नए नवेले प्रदेश प्रवक्ता चंद्रशेखर रायकवार के सामने उठा दिया है। सज्जन ने रायकवार से पूछा, निरंजनपुर से राजीव गांधी, इसका मतलब क्या हुआ? रायकवार कुछ समझ नहीं पाए तो सज्जन ने फिर दोहराया, निरंजनपुर से राजीव गांधी यानी क्या? प्रतिमा, चौक चौराहा, कुछ तो लिखा जाए। जो लिखा हुआ है वो एक बड़े लीडर का अपमान लगता है। सज्जन की बात भी सही है, बात पूरी हो तो ही अच्छी लगती है, वरना निरंजनपुर से राजीव गांधी लिखे के मायने व्यस्त लाइफ में सबके समझ तो आ रहा है, लेकिन इसे कम से कम सही तो नहीं मान सकते। अब देखते हैं इन काले कोट वाले दिग्गी राजा समर्थक में कितना दम है। क्या वो अब आई बस पर लिखे में कुछ सुधार करवा पाते हैं या फिर यूं ही बातें कर अपना टर्न पूरा कर लेते हैं। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।